हम लोग आप सभी लोग को जय श्री श्याम और हाय हेलो बोलो और मुंह और कॉपी दोनों एक के साथ खोलो। समझ में आया नहीं आया? बस के बोलिए हाँ। आ गया, बढ़िया है। कल के कक्षा के बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड का इतिहास यानी ऐतिहासिक परिचय। उसमें हम लोग जो कुछ टॉपिक है यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जगह, झारखंड में कुछ जगह है उनको किस किस नाम से जाना गया, उनका नाम क्या है, हम उस पर भी चर्चा करें। कल तो हम लोग देखें कि झारखंड का नाम क्या है नहीं? झारखंड का परिचय में हमने पढ़ा कि क्या क्या झारखंड को कहा गया। आज हम झारखंड के कुछ हिस्सा यानी कुछ जगह को भी पढ़ेंगे, उसको किस नाम से जानते हैं उसको भी आज पढ़ने वाले हैं नहीं? और झारखंड को और कहाँ पे किस नाम से उल्लेख किया गया, क्या क्या चीजें हैं वो सब पर हम आज विचार करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एनसी नोट बीबीआई समझ में आ रहा है? दोनों बीबीआई है। ये क्या है? झारखंड प्रदेश, ध्यान दीजिए इधर, झारखंड प्रदेश का साहित्य उल्लेख यानी कि झारखंड प्रदेश को का मतलब झारखंड प्रदेश का साहित्य उल्लेख यानी कि साहित्य में उल्लेख की बात कर रहा है। झारखंड प्रदेश को साहित्य में उल्लेख जो हुआ है वो किस नाम से हुआ है? तो झारखंड प्रदेश को साहित्य में उल्लेख एतरिया ब्राह्मण के नाम से, मतलब एतरिया झारखंड को झारखंड प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया है? झारखंड प्रदेश। झारखंड प्रदेश नाम से उल्लेख हुआ था पहली बार किसमें? एतरिया ब्राह्मण। किसमें? एतरिया ब्राह्मण। झारखंड प्रदेश का पहली बार एतरिया ब्राह्मण में झारखंड शब्द मिला। ठीक है। नोट नंबर 2 में है झारखंड शब्द का उल्लेख। झारखंड शब्द का उल्लेख पुरातात्विक प्रमाण में यानी झारखंड शब्द का उल्लेख पुरातात्विक प्रमाण में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या पूछने वाला है, एग्जाम में सवाल देगा कि झारखंड शब्द का उल्लेख पुरातात्विक प्रमाण में कौन से सदी में मिला था? तो आपको बोलना है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला था। कौन में? ताम्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला था। आपसे पूछेगा झारखंड शब्द का उल्लेख, झारखंड शब्द का उल्लेख पुरातात्विक प्रमाण में, पुरातात्विक प्रमाण में कब मिला था? इसका अवशेष मिला था तो आपको बताना 13वीं सदी के 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या कहा गया? तो बोला है कि झारखंडे कहा गया। क्या कहा गया? झारखंड। समझ में आया? फिर सवाल पूछेगा कि एतरिया ब्राह्मण में साहित्य उल्लेख में यानी कि साहित्य उल्लेख में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? क्या करेंगे? झारखंड प्रदेश। क्या बताएंगे? प्राचीन काल में झारखंड को और क्या होने मतलब और किस नाम से जाना गया उसको भी समझते हैं। प्राचीन काल में देखिए हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़े, परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन ही होता है ना? हम लोग उसका नामकरण ही समझ पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में गुप्त शासक शशांक, गुप्त शासक और गौड़ शासक, गुप्त शासक और गौड़ शासक। शशांक कौन था? शशांक ने झारखंड पे सबसे ज्यादा जो है ना शासन किया था। प्राचीन काल में गुप्त शासक शशांक और गौड़ शासक। ठीक है। ये शशांक जो था झारखंड पे सबसे अधिक समय तक क्या किया था? शासन किया था। अब आप कहेंगे कि सर शशांक है कौन? इस शासक है। कौन है? कौन है? कौन है? शासक है। सोना शासक जो है ना ये बंगाल का सबसे शक्तिशाली शासक था। याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बंगाल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? शशांक था। पता है यही शशांक जो है ना बोध गया में स्थित, यही शशांक बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। समझ में आया? मैंने आपको समझ में आ रहा है? बोध गया में गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था उस वृक्ष को यही शशांक ने कटवा दिया था। समझ में आया? हाँ नहीं? क्योंकि याद रखिएगा बौद्ध धर्म का सबसे जो है ना क्या बोलते हैं कट्टर दुश्मन था शशांक। कौन था? कट्टर दुश्मन था। बौद्ध धर्म से एकदम इसको नफरत था शशांक को। कोई दिक्कत? हम लोग आगे की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। प्राचीन काल में गुप्त शासक एवं गौड़ शासक शशांक झारखंड पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। झारखंड चाची नहीं बोलेंगे हम लोग, चाचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेनसन चाचा, हेनसन। ये चीनी यात्री थे। क्या थे? चीनी यात्री। हम ये लिख दे रहे हैं, चीनी यात्री। हेनसन चीनी यात्री थे। चीनी यात्री हेनसन जब झारखंड में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ आए? राजमहल पहुंचे।
कहाँ पहुंचे? राजमहल। समझ में आया? आए और कहीं थे, लेकिन आपको समझना है कि चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल को क्या कह दिया? चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल में, चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल, आपसे पूछेगा तो बताइए चीनी यात्री कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बताना है चीन के रहने वाले थे। कहाँ के? कहाँ के? चीन के। चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल को कीचिंग काइलो, क्या बात है, नाम बहुत सुंदर है, कीचिंग काइलो। क्या नाम है? कीचिंग काइलो। चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल को कीचिंग काइलो के नाम से पुकारा करता था। अब कि राजमहल को कीचिंग काइलो कहा, यानी कि राजमहल का नाम दिया कीचिंग काइलो, तो पुस्तक भी होगा। कौन सा पुस्तक में उसने लिखा भैया कि राजमहल का नाम कीचिंग काइलो है? तो उस पुस्तक का नाम है सीयू में। उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की में। उस पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की। यानी कि चीनी यात्री हेनसेंग ने राजमहल ओनली मैं राजमहल की बात बोल रहा हूँ, पूरे राजमहल की बात बोल रहा हूँ। राजमहल को कीचिंग काइलो के नाम से जाना जाता, यानी कि हेनसेंग ने कीचिंग काइलो नाम दिया राजमहल को। और कहाँ लिखा था, किस जगह पे इसका प्रमाण दिया? कहा कि उस पुस्तक का नाम, यानी यहाँ पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है सीयू की में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ नहीं है। आइए अब देखिए हेनसेंग ने ही क्या कहा, राजमहल में पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़, उस पहाड़ी क्षेत्र को हेनसेंग ने कहा, उसका नाम दिया दामिनेको। का नाम दिया? का नाम दिया? दामिनेको। यानी राजमहल के जितने भी, इधर देखिए कविता, जितने भी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र थे उस सब को कहा हेनसेंग ने कि उस नाम दिया दामिनेको। यानी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दामिनेको। किसने कहा था? हेनसेंग ने कहा था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। और दामिनेको का मतलब क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र। उसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र। सुना, जैसे इसमें हम लिखे हैं, जैसे एरो लगा लगा के लिखे ना, वैसे ही नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपका दिमाग फिगर को याद करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं? कोई भी व्यक्ति को आप देख लेते हैं एक बार तो कहते हैं ये आदमी को कहीं देखे हैं, लेकिन उसका नाम आपको अगर एक बार बता देगा तो आप नाम भुला जाते हैं, लेकिन उसका परिचय आपको, मतलब उसको उस आदमी को आप चिनते जरूर है, लेकिन आप नाम भुला जाइएगा, है ना? तो चिनने वाला यानी कि परिचय आपको, इसका फिगर याद होना चाहिए। कोई समस्या नहीं। आगे दामिनेको, अभी जो हम यहाँ पढ़े दामिनेको, कोड लिखते हैं, इसको को लिख लीजिएगा। दामिनेको जो है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो दामिनेको की स्थापना जो है 1832 ईस्वी में एक सर्वे में पाया गया। ठीक है, 1832 ईस्वी में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? कैप्टन टैनर। क्या नाम था? कैप्टन टैनर ने सर्वे किया दामिनेको में, यानी कि राजमहल क्षेत्र में जाकर एक सर्वे किया। तो कैप्टन टैनर ने के अनुसार सर्वे में पाया गया कि दामिनेको की स्थापना 1832 में हुआ था। आया नहीं? कब हुआ था? कब हुआ था? 1832। तो एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि दामिनेको की स्थापना कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ना, उसमें भी पूछता है ये, मतलब मिलेगा आपको। तो दामिनेको की स्थापना कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। ठीक, संथाल परगना की अब बात कर लेते हैं। संथाल परगना समझ आ रहा है? संथाल परगना का मतलब सब वही की बात हो रही है, राजमहल क्षेत्र वाली ही बात हो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो संथाल परगना में ध्यान देना है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खंड कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? ये सोना जेपीएससी के एग्जाम में पूछल सवाल है, समझ गए कि प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से कहा गया? नरी खंड कहा गया। क्या कहा गया? नरी खंड। क्या कहा गया? नरी खंड कहा गया। बाद में जाते हैं नरी खंड कहा गया, उसके बाद में क्या हो? उसको नरी खंड, यानी कि संथाल परगना के अन्य नाम भी है। नरी खंड के बाद क्या पड़ा? कंकजोल या जंगल की तरी। जंगल की क्या कहा गया? जंगल की, यानी कि संथाल परगना को नरी खंड तो कहा ही गया प्राचीन काल में,
लेकिन उसके बाद जो कहा गया उसका नाम है कंकजोल और जंगल तरी। समझ में आया? तो बताइए संथाल परगना का अन्य नाम क्या क्या है प्राचीन काल के बाद? नरीखंड, प्राचीन काल के बाद कंकजोल और जंगल तरी। कंकजोल और जंगल तरी। अब प्राचीन काल में क्या कहा गया? नरीखंड। क्या कहा गया? नरीखंड। समझ में आया? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आया। उसके बाद रांची को किस नाम से जाना गया? हम लोग अभी नामकरण ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो रांची को अब किस नाम से जाना गया? तो रांची को मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में। रांची को मध्यकाल में क्या कहा गया? पोखरा। क्या कहा गया? क्या कहा गया? पोखरा। समझ में आ रहा है? पोखरा आप पढ़िएगा, सुधा रहेगा। तो रांची को पोखरा कहा गया प्राचीन काल में। किस काल में? प्राचीन काल में पोखरा कहा गया। अब बाद में क्या कहा गया? अरे हाँ, मध्यकाल में रांची को पोखरा कहा गया। अब बाद में कहा गया चुटिया और छोटानागपुर का पठार। नामकरण किस छोटा चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर का पठार जो है ये किसने नाम रखा था? हैबिट ने। किसने? हैबिट ने। ये नाम रखने वाला व्यक्ति का नाम है हैबिट। क्या नाम है? हैबिट। तो आप बार-बार हैबिट करिए बोल बोल के। चुटिया नागपुर बोलिए। चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर? चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर। लेकिन आप कहेंगे कि सर रांची में अभी भी यह नाम है? तो जी है, पता है अभी भी नाम है, बस नामकरण में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जब रांची के रेलवे स्टेशन उतरिएगा तो रेलवे बोर्ड है, सामने जाइएगा तो रेलवे बोर्ड है, तो उस जगह पे इस साइड में एक इधर रास्ता गया है, उस जगह पे लिखा है चुटिया रांची। एक छोटा सा ग्रीन का बोर्ड है, उसमें लिखा है चुटिया रांची। अब अभी छोटा नागपुर। अब भैया आप बताइए, रांची को छोटा नागपुर मेन केंद्र, रांची को ही छोटा नागपुर कहा गया। अब नागपुर नहीं है, विल्किंसनगंज भी है। क्या नाम है? विल्किंसनगंज के नाम से भी जाना जाता है रांची को। बोलिए हाँ, पता है? हाँ। सही बात है? हाँ या नहीं? रांची का नाम से जाता है विल्किंसनगंज। यानी कि सब बाद में नाम, पोखरा के बाद जो है ये सब बाद में नाम आया है। छोटा नागपुर, चुटिया, छोटा नागपुर, विल्किंसनगंज। समझ में आया? आज की क्लास में हम लोग यही पे रह देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको YouTube पर देखने में अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि जितने भी बोर्ड पर लिखे गए सारे VVI हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की सेवा में जय श्री राम।